नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसने भारत में गिरफ्तारी के तरीके को बदलने की कोशिश की है। हाँ, नमस्ते। सोचिए, सिर्फ एक धारा, दहेज उत्पीड़न से जुड़ी धारा 498A, इसके तहत 2012 में करीब 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लाख? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें भी सुनिए, लगभग 48,000 महिलाएं थीं, अक्सर पति की माँ और बहनें। और सबसे हैरान करने वाली बात, 93% से ज्यादा मामलों में चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन सजा मिली सिर्फ 15% में। 15%? मतलब ये तो सारे अपराधों में शायद सबसे कम सजा दर में से एक होगी। बिल्कुल, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और शायद दिखाते हैं कि कैसे गिरफ्तारी की शक्ति एक हथियार बन सकती है। सही बात है। अक्सर कहा जाता है ना कि किसी को गिरफ्तार करना उसकी आजादी छीनने जैसा है, और ये आंकड़े बताते हैं कि ये शक्ति कितनी शायद आसानी से इस्तेमाल हो रही थी, खासकर पारिवारिक विवादों में। हाँ, और देखिए, इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 2014 का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। बिल्कुल। तो आज हमारी जो ये चर्चा है वो इसी फैसले के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ, ये फैसला पुलिस को मिली जो गिरफ्तारी की शक्ति है उस पर एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश करता है, खासकर उन अपराधों में जिनमें सजा 7 साल से कम है। बिल्कुल। और ये साफ कर दें कि हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में जो लिखा है उसी पर आधारित है। हम कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो हमारा मकसद क्या है आज? ये समझना कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, उसकी धारा 41 और 41A के तहत गिरफ्तारी की असल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और इसमें पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। और ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, मुझे लगता है हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। निश्चित रूप से। चलिए तो फिर मामले की तह तक चलते हैं। ये अरनेश कुमार का मामला असल में था क्या? देखिए, अरनेश कुमार को डर था कि उनकी पत्नी ने जो शिकायत की है उस पर उन्हें आईपीसी की धारा 498A यानी दहेज उत्पीड़न और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, और इन अपराधों में सजा कितनी है? दोनों में ही 7 साल से कम है। 498A में अधिकतम 3 साल और दहेज एक्ट की धारा 4 में 2 साल। ओके। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनते हुए एक बड़ी सामाजिक प्रवृत्ति पर गौर किया। उन्होंने देखा कि हाल के सालों में पति पत्नी के बीच विवाद बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता है। और ये जो धारा 498A है, जो असल में पत्नी की सुरक्षा के लिए बनी थी, उसका इस्तेमाल कई बार, आप कह सकती हैं, ढाल की जगह हथियार की तरह हो रहा है। हथियार की तरह? मतलब ये कि इसमें ना सिर्फ पति बल्कि उसके दूर के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है, जैसे बूढ़े दादा दादी या बहनें जो शायद विदेश में रहती हों, उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। ओहो, तो अदालत ने इस चलन में असल समस्या क्या देखी? क्या सिर्फ ये कि गिरफ्तारी हो रही है, यही समस्या है? नहीं, उससे भी गहरी बात है। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये किसी व्यक्ति को समाज में अपमानित करती है, उसकी आज़ादी छीन लेती है और उस पर जिंदगी भर के लिए एक दाग लगा सकती है। हाँ, ये तो है। तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और पुलिस के रवैये के बारे में क्या कहा कोर्ट ने? ये जो एक आम धारणा सी बन गई थी कि पहले गिरफ्तार करो, बाकी बाद में देखेंगे। अदालत ने इस रवैये की बहुत सख्त निंदा की। कहा कि ये उन पुलिस अधिकारियों का हथियार बन गया है जो या तो असंवेदनशील हैं या जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी की जो शक्ति है वो पुलिस में भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा कारण है। अच्छा। हाँ, पुलिस सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि कानून उन्हें ऐसा करने की शक्ति देता है या क्योंकि अपराध संज्ञेय है, मतलब जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो शक्ति होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब सिर्फ आरोप लग जाना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता, पुलिस को और भी कुछ देखना होगा। बिल्कुल, अदालत ने साफ कहा कि रूटीन तरीके से सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को पहले जांच करके खुद इस बात से संतुष्ट होना होगा कि हाँ, ये आरोप सही लग रहे हैं। और यहीं पर शायद मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया। हाँ, बिल्कुल। अदालत ने पाया कि कई बार मजिस्ट्रेट भी यंत्रवत तरीके से बिना ज्यादा सोचे समझे पुलिस रिमांड यानी हिरासत को मंजूरी दे देते हैं, जैसे ये कोई रबर स्टैंप लगाने जैसा काम हो।
तो ये सारी समस्याएं अदालत ने पहचानी। फिर समाधान के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 पर फोकस किया, जो पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति देती है। हाँ, खासकर उन अपराधों में जिनमें सजा 7 साल तक की है। तो अदालत ने इस धारा 41 की व्याख्या कैसे की, क्या शर्तें बताईं? देखिए, धारा 41(1)(b) के तहत 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस अधिकारी को 2 स्तरों पर संतुष्ट होना होगा। 2 स्तर। पहला क्या है? पहला तो वही है जो पहले भी था, कि पुलिस अधिकारी को उचित संदेह या जानकारी हो कि व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा स्तर, जो शायद इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है? हाँ, दूसरा और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी स्तर ये है कि सिर्फ अपराध करने का संदेह काफी नहीं है। अच्छा। पुलिस अधिकारी को ये भी तय करना होगा कि गिरफ्तारी आवश्यक क्यों है, नेसेसरी क्यों है। हाँ, आवश्यक। ये- किस लिए आवश्यक? हाँ, और ये आवश्यकता हवाई नहीं हो सकती। धारा 41(1)(b)(ii) में इसके कारण स्पष्ट लिखे हैं, जैसे क्या उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, या मामले की सही जांच के लिए जरूरी है, या सबूत मिटाने या गवाहों को डराने धमकाने से रोकने के लिए, या फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जरूरत पड़ने पर अदालत में हाजिर होगा। अच्छा, तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से गिरफ्तारी आवश्यक मानी जा सकती है। हाँ, और पुलिस को सिर्फ ये सोचना नहीं है, तो उन्हें इन कारणों को दर्ज भी करना होगा। अनिवार्य रूप से। यही बड़ा बदलाव है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय लिखित में ये कारण दर्ज करने होंगे कि इन बताई गई जरूरतों में से कौन सी जरूरत इस विशेष मामले में लागू होती है और क्यों। अरे वाह, और सिर्फ इतना ही? नहीं, एक और बात। अगर पुलिस अधिकारी ये तय करता है कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो उसके कारण भी लिखित में दर्ज करने होंगे। अच्छा, मतलब गिरफ्तारी करो तो भी कारण लिखो, न करो तो भी कारण लिखो। बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता। ये तो वाकई पुलिस के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर डालने वाली बात है। हर गिरफ्तारी से पहले इतनी दिमागी कसरत और फिर ये कागजी कार्रवाई। हाँ, है तो। क्या अदालत को उम्मीद थी कि इससे वाकई जमीनी स्तर पर फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से। अदालत का मानना था कि अगर धारा 41 का सख्ती से पालन हो तो बेवजह की गिरफ्तारियां रुकेंगी और लोग बेवजह जेल जाने से बचेंगे? हाँ, और इससे अदालतों पर अग्रिम जमानत की अर्जियों का बोझ भी कम होगा। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि केस डायरी में सिर्फ रटे रटाए कारण कॉपी पेस्ट करने की प्रथा बंद होनी चाहिए। हर मामले में तथ्यों के आधार पर ठोस कारण लिखने होंगे। समझ गया। तो ये हुई धारा 41 की बात, जब पुलिस को लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? क्या व्यक्ति को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। यहीं पर धारा 41(a) का जिक्र आता है ना? एकदम सही। सीआरपीसी की धारा 41(a) इसी स्थिति के लिए बनाई गई है, जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि धारा 41(1) के तहत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो वो आरोपी को एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस? किस बात का नोटिस? इस नोटिस में उसे एक तय जगह और समय पर पूछताछ या जांच के लिए हाजिर होने को कहा जाएगा। अच्छा, और अगर व्यक्ति उस नोटिस का पालन करता है, मतलब हाजिर हो जाता है, तब? लगता है कि अब गिरफ्तारी जरूरी हो गई है, तो वो लिखित में कारण दर्ज करके और वही धारा 41 वाली शर्तों को पूरा करते हुए उसे गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति नोटिस को नजरअंदाज कर दे या हाजिर ना हो, तब क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? अगर व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है या मान लीजिए अपनी पहचान बताने से इनकार करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है। बेशक अगर अदालत का कोई विपरीत आदेश ना हो तो इस धारा का मकसद साफ है। जब तक जरूरत ना हो, गिरफ्तारी से बचा जाए और जांच में सहयोग लिया जाए। ठीक है, तो पुलिस की भूमिका तो काफी स्पष्ट हो गई। गिरफ्तारी सोच समझकर, जरूरत पड़ने पर कारणों को लिखकर, जरूरत नहीं तो नोटिस दो। लेकिन हाँ, जब गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर, तब क्या होता है? आपने शुरू में कहा था कि अदालत मजिस्ट्रेटों के रवैये से भी खुश नहीं थी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस फैसले का। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत देना, जो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत किया जाता है, ये मजिस्ट्रेट का एक बेहद गंभीर न्यायिक काम है। गंभीर काम? हाँ, क्योंकि ये किसी नागरिक की आज़ादी से जुड़ा मामला है। इससे हल्के में या मतलब मशीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। तो मजिस्ट्रेट को क्या देखना चाहिए?
क्या सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा कर लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अदालत ने कहा कि हिरासत की अनुमति देने से पहले मजिस्ट्रेट को खुद संतुष्ट होना होगा। किस बात से संतुष्ट होना होगा? पहली बात कि गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही है और दूसरी कि धारा 41 में बताई गई प्रक्रिया का पालन हुआ है। अच्छा। उन्हें ये भी देखना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, जैसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेशी, जो संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मिलता है, वो पूरे हुए हैं या नहीं। इसका मतलब पुलिस जो कारण लेकर लाएगी गिरफ्तारी के, मजिस्ट्रेट को उन्हें बारीकी से परखना होगा। हाँ, यही तो क्रक्स है। पुलिस को गिरफ्तारी के तथ्य, अपने निष्कर्ष और गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी, इसके कारण मजिस्ट्रेट के सामने रखने होंगे। और मजिस्ट्रेट का काम? मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि वो इन कारणों और साथ में दी गई सामग्री को देखे और ये तय करे कि क्या प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नजर में मोटे तौर पर, धारा 41 की शर्तें पूरी हो रही हैं। और ये संतुष्टि ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के मन में होने से काम नहीं चलेगा। क्या उन्हें इसे रिकॉर्ड पर लाना होगा? अनिवार्य रूप से यही सबसे बड़ा बदलाव है मजिस्ट्रेट की भूमिका में। उन्हें हिरासत की अनुमति देने वाले अपने आदेश में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। अब लिखना होगा मतलब? हाँ, लिखना होगा, भले ही संक्षेप में हो। वो सिर्फ पुलिस के कहने पर इप्सी डिक्सिट, लैटिन शब्द है, मतलब क्योंकि हमने कह दिया, भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा। उन्हें अपनी न्यायिक समझ का इस्तेमाल करना होगा। देखना होगा कि पुलिस ने जो कारण बताए हैं, क्या वो वाकई तर्कसंगत है? क्या उनसे गिरफ्तारी की जरूरत साबित होती है? ये तो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए काफी जवाबदेही तय करने वाली बात लगती है। बिल्कुल। क्या अदालत ने इन सिद्धांतों के अलावा कुछ और ठोस मतलब प्रैक्टिकल निर्देश भी दिए थे? हाँ, बिल्कुल। अदालत यही नहीं रुकी। उन्होंने कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश जारी किए ताकि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रह जाएं। जैसे कि? पहला, सभी राज्य सरकारों को कहा गया कि वे अपनी पुलिस फोर्स को सर्कुलर जारी करके बताएं कि धारा 498A जैसे मामलों या 7 साल तक की सजा वाले किसी भी मामले में आंख बंद करके गिरफ्तारी ना करें, बल्कि पहले धारा 41 के जो पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से गिरफ्तारी की जरूरत को जांचें, असेस करें। और वो चेकलिस्ट वाली बात क्या थी? वो काफी दिलचस्प लग रही थी। हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों को एक चेकलिस्ट दी जाए। चेकलिस्ट? किस चीज की? उसमें धारा 41(1) BBI के सारे बिंदु शामिल हों, जैसे अपराध रोकना, जांच के लिए जरूरी सबूत मिटाने से रोकना, गवाहों को धमकाने से रोकना, अदालत में हाजिरी सुनिश्चित करना वगैरह। अच्छा, तो वो सारे कारण उस चेकलिस्ट में होंगे। हाँ। और पुलिस को इस चेकलिस्ट का क्या करना था? गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को इस चेकलिस्ट को भरना होगा, टिक करना होगा कि कौन सा कारण लागू होता है और क्यों। और फिर इस भरी हुई चेकलिस्ट को गिरफ्तारी के कारणों और संबंधित दस्तावेजों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जब आरोपी को लाया जाए। और फिर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य फिर से दोहराया गया। उन्हें इस चेकलिस्ट और पुलिस रिपोर्ट को देखना होगा और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही हिरासत की अनुमति देनी होगी। समझ गया। और अगर पुलिस ने गिरफ्तार न करने का फैसला किया हो तो उसका भी कोई रिकॉर्ड रखना था? हाँ, उसके लिए भी निर्देश है। अगर पुलिस तय करती है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो इस फैसले की सूचना कारणों के साथ मामला दर्ज होने के 2 हफ्ते के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। 2 हफ्ते के अंदर? हाँ। विशेष परिस्थितियों में SP यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखित कारण बताकर ये अवधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम 2 हफ्ते का है। और वो जो धारा 41A का नोटिस देने की बात थी, उसकी भी कोई समय सीमा तय की? वो भी मामला दर्ज होने के 2 हफ्ते के भीतर आरोपी को धारा 41A का नोटिस देना होगा। यहाँ भी वही बात, SP चाहें तो लिखित कारणों से ये समय सीमा बढ़ा सकते हैं। वाकई पूरी प्रक्रिया को समय और जवाबदेही के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या होगा अगर कोई इन निर्देशों का पालन ना करे, पुलिस या मजिस्ट्रेट? क्या इसके भी कोई परिणाम बताए गए? बिल्कुल। अदालत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और साफ कर दिया कि इन निर्देशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या सजा है? अगर कोई पुलिस अधिकारी
इनका पालन नहीं करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई तो होगी ही। डिपार्टमेंटल एक्शन। हाँ, साथ ही उसे संबंधित हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी भी माना जा सकता है। और अगर मैजिस्ट्रेट लापरवाही बरतें, मान लीजिए बिना कारण लिखे हिरासत दे दी। अगर कोई न्यायिक मैजिस्ट्रेट बिना कारण दर्ज किए या बिना अपनी संतुष्टि जाहिर किए यंत्रवत तरीके से हिरासत को अधिकृत करता है तो उस पर भी संबंधित हाईकोर्ट द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी दोनों के लिए परिणाम तय हैं। हाँ, जवाबदेही सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की गई है। ये निर्देश तो काफी सख्त हैं और प्रक्रिया को साफ करते हैं, पर क्या ये सिर्फ धारा 498A यानी दहेज वाले मामलों तक ही सीमित है या इनका दायरा बड़ा है? नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है। अदालत ने ये स्पष्ट किया कि ये सारे दिशा निर्देश सिर्फ धारा 498A या दहेज कानून तक ही सीमित नहीं है, तो फिर बल्कि उन सभी अपराधों पर लागू होते हैं जिनमें अधिकतम सजा 7 साल या उससे कम है, चाहे साथ में जुर्माना हो या ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चोरी, धोखाधड़ी, चोट पहुंचाना जैसे बहुत सारे आम अपराध भी इसके दायरे में आ गए। बिल्कुल, ये बहुत व्यापक दायरे वाले निर्देश हैं। और अंत में उस मूल मामले का क्या हुआ, अरनेश कुमार का? उन्हें इस मामले में पहले जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंफर्म कर दिया, यानी स्थायी कर दिया। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो? निचोड़ ये है कि गिरफ्तारी, खासकर 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में, अब सिर्फ पुलिस की मर्जी या शक पर आधारित नहीं हो सकती। ये एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं। इसके लिए जरूरत का ठोस लिखित कारण होना चाहिए जिसकी न्यायिक समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, चेत करता है। और ये हम सब के लिए जानना क्यों जरूरी है, आम नागरिक के लिए? क्योंकि ये सीधे तौर पर राज्य की शक्ति यानी गिरफ्तार करने की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच के संतुलन से जुड़ा है। गिरफ्तारी किसी की जिंदगी बदल सकती है, जैसा हमने शुरू में कहा। हाँ। और जैसा हमने देखा, ये निर्देश बहुत सारे आम अपराधों पर लागू होते हैं। ये जानना हमें हमारे अधिकार बताता है और व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, अरनेश कुमार मामले का फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसका मकसद साफ था, गिरफ्तारी की शक्ति के मनमाने इस्तेमाल को रोकना। लेकिन अब जब इस फैसले को आए हुए कुछ साल बीत चुके हैं, करीब 1 दशक होने वाला है, हाँ। एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या वाकई जमीनी स्तर पर पुलिस के काम करने के तरीके और मजिस्ट्रेट की निगरानी में वो बदलाव आया है जिसकी उम्मीद इस फैसले से की गई थी? ये एक बड़ा सवाल है ना, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजी निर्देशों के बावजूद वो पहले गिरफ्तार करो वाला रवैया अब भी कहीं ना कहीं हावी है? कानून बना देना एक बात है, उसे लागू करना और उसकी आत्मा को समझना शायद बिल्कुल दूसरी। इस पर सोचने की जरूरत है।